हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने परिवार समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए समाधान स्टडी क्लासेस देखते रहे फ्रेंड्स और अपनी तैयारी जारी रखें। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और क्लासेस देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से पश्च निषेचन की घटना या घटनाएं चुनिए। निम्न में से पश्च निषेचन की घटना या घटनाएं चुनिए। भ्रूणपोष जनन, भ्रूणोद्भव, ए बी दोनों, अंगों का बनना, अंग निर्माण। सभी साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग भी क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा, जिससे आपको स्वयं पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने अटेम्प्ट आप कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो फिर कैसे ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा साथियों इसका आंसर। पश्च निषेचन की घटना या घटनाएं को चुनिए बोल रहा है। भ्रूणपोष जनन, भ्रूणोद्भव, विकल्प ए तथा बी दोनों, अंगों का बनना या अंग निर्माण। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विकल्प ए तथा बी दोनों मतलब जो पश्च निषेचन की घटना है वह भ्रूणपोष जनन भी है और भ्रूणोद्भव भी है। तो विकल्प ए तथा बी दोनों, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी साथी नोट डाउन करते चलेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक कच्चे नारियल में नारियल पानी है। जो कच्चा नारियल होता है उसमें नारियल पानी जो रहता है उसे क्या कहेंगे। अपरिपक्व भ्रूण, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, अपभ्रष्ट बीजांडकाय, अपभ्रष्ट बीजांडकाय। यहाँ ये दो बार दे दिया है, तो इसे इन दोनों में से किसी एक का कुछ और कर लेते हैं। जैसे भ्रूणपोष है, भ्रूण बीजांडकाय है, तो बीजांड इसको बीजांड ही कर दीजिए, बीजांडकाय को हटा दीजिए। जो है अपभ्रष्ट बीजांड कर लीजिए इसको। ठीक है, अपभ्रष्ट बीजांड। कच्चे नारियल में नारियल पानी है, आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। जो एक कच्चा नारियल है उसमें जो कहना चाहिए हमारा इसके अंदर जो जल भरा हुआ है, पानी जो भरा हुआ है नारियल के अंदर, वह मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले प्रश्न में दिए गए चित्र में प्रशल्क और मूलांकुर का पता लगाइए। ए और ई और एफ और जी और बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और ई। नेक्स्ट है, एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण एक खालिस्तान अक्ष और खालिस्तान बीजपत्र का बना होता है। बीजपत्र के ऊपर का भ्रूणी अक्ष का भाग खालिस्तान होता है, जो खाली स्थान या स्तंभ सिरे के साथ समाप्त हो जाता है। एबीसी कथन फिल करना है यहाँ पर। ए है, ए प्रांकुर, बी बीजपत्रोपरिक, सी बीजपत्र, डी भ्रूणीय। ए भ्रूणीय, बी दो, सी बीजपत्रोपरिक, डी प्रांकुर। ए भ्रूणीय, बी बीजपत्रोपरिक, सी बीजपत्र, डी प्रांकुर। ए भ्रूणीय, बी प्रांकुर, सी बीजपत्र, डी बीजपत्रोपरिक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं, और समझिए भी, समझकर ही पढ़िएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण एक भ्रूणीय अक्ष और
एक भ्रूणीय अक्ष और 2 बीजपत्र का बना होता है। बीजपत्र के ऊपर का भ्रूणीय अक्ष का भाग बीजपत्रोपरिक होता है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे के साथ समाप्त हो जाता है। प्रांकुर या स्तंभ सिरे के साथ समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजपत्र के नीचे बेलनाकार भाग ब्लैंक है, जो बी पर समाप्त होता है और खाली स्थान कहलाता है। ए, बी और सी संबंधित हैं। ए मूलांकुर, बी बीजपत्राधार, सी मूलगोप। ए मूलगोप, बी मूलांकुर, सी अधिकोरक। ए अधिकोरक, बी मूलगोप, सी मूलांकुर। ए अधिकोरक, बी मूलांकुर, सी मूलगोप। आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी। डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजपत्र के नीचे बेलनाकार भाग अधिकोरक है, जो मूलांकुर पर समाप्त होता है, और सिरा सी कहलाता है, मतलब जो सिरा है वह मूलगोप कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सभी साथी ऑप्शन डी आंसर कीजिएगा, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं के दाने में एक बड़ा ढाल के आकार का बीजपत्र के साथ एक भ्रूण होता है, जो कहलाता है। गेहूं के दाने में एक बड़ा ढाल के आकार का बीजपत्र के साथ एक भ्रूण होता है, जो कहलाता है। अधिकोरक, मूलांकुरचोल, प्रशल्क, प्रांकुरचोल। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी। जो गेहूं के दाने में एक बड़ा ढाल का आकार बीजपत्र के साथ भ्रूण होता है, वह प्रशल्क कहलाता है। प्रशल्क कहलाता है। प्रशल्क ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पासन निम्न में से किसमें खाने योग्य होता है? जो पुष्पासन है वह निम्न में से किसमें खाने योग्य होता है? लीची स्ट्रॉबेरी, सेब स्ट्रॉबेरी, लोकाट सेब, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो पुष्पासन खाने योग्य होता है सेब और स्ट्रॉबेरी में होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न 111 में दिए गए चित्र में बीज के प्रकार को पहचानिए और बीजपत्र अधिकोरक और बीजपत्रोपरिक को पहचानिए। एक बीजपत्र ए, बी और सी, द्विबीजपत्र बी, ए और सी, एक बीजपत्री ए, बी और डी, द्विबीजपत्री डी, ई और ए। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी, एक बीजपत्री ए, बी और डी अधिकोरक और बीजोपत्रोपरिक है। अगला क्वेश्चन है, बीजों की संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? बीजों की संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? बीजांड की संख्या, अंडाशयों की संख्या, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। ए कर लीजिएगा। बीजों की संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? बीजांडों की संख्या के बराबर होती है बीजों की संख्या। नेक्स्ट है, पुष्पासन फल बनाने में सहायता करता है। जो पुष्पासन है वह फल बनाने में सहायता करता है। किस फल में होता है ऐसा?
सेब में, स्ट्रॉबेरी में, काजू में, ये सभी। सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू, सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुष्पासन फल बनाने में सहायता करता है। जो हमारा पुष्पासन है वह फल बनने तक सहायता करता है। तो ये सब किस में होता है? सेब में, स्ट्रॉबेरी में, काजू में, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आभासी फल एक फल है जिसमें। आभासी फल एक फल है जिसमें क्या होता है? केवल अंडाशय फल बनने में भाग लेता है, केवल भ्रूण फल बनने में भाग लेता है, केवल निभाग फल बनने में भाग लेता है, अंडाशय और अन्य पुष्पी फल भाग फल में सम्मिलित होते हैं। ये यहाँ थोड़ा मिट गया है तो आप देख लीजिएगा, सम्मिलित समझ लीजिएगा, सम्मिलित लिखा है, वो सम्मिलित होते हैं। तो आंसर कीजिएगा सभी साथी, आप खुद भी आंसर लगाइएगा, हम भी आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, एक एक ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आप आंसर कीजिएगा। आभासी फल एक फल है, केवल अंडाशय फल बनने में भाग लेता है, केवल भ्रूण फल बनने में भाग लेता है, केवल निभाग फल बनने में भाग लेता है, अंडाशय और अन्य पुष्पी भाग फल में सम्मिलित होते हैं। इसका हमारा सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि जो आभासी फल एक फल होता है तो अंडाशय और अन्य पुष्पी भाग जो है फल में सम्मिलित होते हैं, वही आभासी फल होता है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक फल प्रत्यक्ष रूप से बनता है, तने से, मूल से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं। तने से, मूल से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, शेयर भी करते चलिए, साथ साथ लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी। सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक फल प्रत्यक्ष रूप से बनता है अंडाशय से, अंडाशय से बनता है। अगला क्वेश्चन है सही कथन का पता लगाइए। अनिषेक जनित फल बीज रहित होते हैं, अनिषेक जनन हार्मोन द्वारा विकसित होता है। विकल्प ए तथा बी दोनों। अनिषेक जनित बीज निषेचित अंडाशय द्वारा विकसित होते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। विकल्प ए तथा बी दोनों मतलब सही कथन बोल रहा है यहाँ क्या है, तो अनिषेक जनित फल बीज रहित होते हैं, यह भी कथन सत्य है। और अनिषेक जनन हार्मोन द्वारा विकसित होता है, यह भी हमारा सही होगा। विकल्प ए तथा बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना जीवित बीज है। ल्यूपिन का, फाइकस का, खजूर का, फोनिक्स का। ल्यूपिन, फाइकस, खजूर, फोनिक्स। सबसे पुराना जीवित बीज, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जो ल्यूपिन है उसका बीज सबसे पुराना बीज है, जीवित बीज है। अगला क्वेश्चन है ल्यूपिन के बीज की जीवन क्षमता होती है। ल्यूपिन के बीज की जीवन क्षमता होती है। ल्यूपिन के बीज की जीवन क्षमता होती है 10,000 वर्ष, 5,000 वर्ष, 2,000 वर्ष, 1,000 वर्ष। 10,000, 5,000, 2,000, 1,000। उत्तर होगा ऑप्शन ए। 10,000 वर्ष जो है वह ल्यूपिन के बीज की जीवन क्षमता होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
खजूर के बीज की जीवन क्षमता होती है? खजूर के बीज की जीवन क्षमता होती है 2000 वर्ष, 1000 वर्ष, 500 वर्ष, 100 वर्ष। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 2000 वर्ष जो है वह खजूर के बीज की जीवन क्षमता होती है 2000 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज संरक्षण या भंडारण सीड स्टोरेज में सबसे जरूरी या निर्णायक क्या है? बीज संरक्षण या भंडारण में सबसे जरूरी क्या है? निर्जलीकरण और प्रक्षुब्धता, कम मात्रा में विकास, भ्रूणपोष और जल, अधिक मात्रा में भ्रूणपोष। तो यहाँ इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा साथियों। निर्जलीकरण और प्रक्षुब्धता जो है बीज भंडारण या बीज संरक्षण या भंडारण में सबसे जरूरी और निर्णायक होता है। निर्जलीकरण और प्रक्षुब्धता मतलब उसमें जल का नहीं रहना और प्रक्षुब्ध मतलब सूख जाना। बीज संरक्षण के लिए गीले बीजों को नहीं रखा जाता है, बीजों को सुखाकर प्रक्षुब्ध करके उनके जल को निकलने के लिए सुखाया जाता है और फिर उसे रखा जाता है, तो वही प्रक्षुब्धता होता है। अगला है, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिन पादपों में पुष्प होते हैं उनमें निषेचन नहीं होता है और बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन द्वारा कायिक संकरण, असंग जनन, बीजाणु उद्भव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं फ्रेंड्स, तो ये तो आपसे बन ही जाना चाहिए। और आप लोग अगर क्वेश्चन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। क्या आपने 100 क्वेश्चन अगर हमने किए या 50 हमने किए तो क्या आपके लगभग 50 के सही हो रहे हैं फ्रेंड्स? आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। और टॉपिक वाइज भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना तो वो भी बता दीजिएगा, हम आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करवा देंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। असंग जनन जो है वो पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, असंग जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? निम्नकारी, अर्धसूत्री विभाजन, विकल्प ए तथा बी दोनों, समसूत्री विभाजन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समसूत्री विभाजन जो है वह निम्न में से असंग जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, बीजांडों में अनेक भ्रूण होते हैं, नींबू, कुल, संतरा, आम ये सभी। जो बीजांड है उनमें अनेक भ्रूण होते हैं, तो किसमें होते हैं पूछा गया है। नींबू, कुल, संतरा, आम ये सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक से ज्यादा भ्रूण पाया जाना कहलाता है? बहुभ्रूणता, भ्रूणता, अनिषेक जनन, निषेचन। यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो अनेक भ्रूण पाए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो वह ऑब्वियसली बहुभ्रूणता होगा, बहुभ्रूणता कहलाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, तो आप घबराइए नहीं, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से क्वेश्चन कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
कायिक या अलैंगिक जनन और असंग जनन में सामान्य है। कायिक या अलैंगिक जनन और असंग जनन में सामान्य है। कोशिका विभाजन का प्रकार, संतति की क्लोन प्रकृति, विकल्प ए तथा बी दोनों, केवल द्विबीजपत्री पादपों में। सही उत्तर होगा साथियों इसका विकल्प ए तथा बी दोनों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कायिक और लैंगिक जनन और कायिक या लैंगिक जनन और असंग जनन में सामान्य है, तो कोशिका विभाजन का प्रकार भी सामान्य और संतति की क्लोन प्रकृति भी सामान्य है। जो है ये दोनों एक जैसे, ए तथा बी दोनों सही होगा विकल्प सी। नेक्स्ट है, बीजांडकाय बहुभ्रूणता निम्न में से किसमें देखी गई? बीजांडकाय बहुभ्रूणता निम्न में से किसमें देखी गई? गॉसिपियम ट्रिटिकम ब्रेसिका सिट्रस। गॉसिपियम ट्रिटिकम ब्रेसिका सिट्रस। तो बीजांडकाय बहुभ्रूणता सिट्रस में देखी गई, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिट्रस नींबू कुल से असंग जनित भ्रूण उत्पन्न होते हैं। सिट्रस नींबू कुल से असंग जनित भ्रूण उत्पन्न होते हैं। युग्मक संलयन से अंड में मात्र बीजाणुजन उत्तक से प्रति व्यासांत कोशिका से अगुणित अंड से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंड में मात्र बीजाणु उत्तक से जो है वह सिट्रस असंगजनित भ्रूण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु के विकास में के लिए कौन सा क्रम सही है? परागकण बीजाणुजन उत्तक लघु बीजाणु चतुष्क पीएमसी नर युग्मक। बीजाणुजन उत्तक लघु बीजाणु चतुष्क पीएमसी नर युग्मक। परागकण नर युग्मक पीएमसी लघु बीजाणु चतुष्क। बीजाणुजन उत्तक बीजाणुजन उत्तक पीएमसी लघु बीजाणु चतुष्क परागकण लघु युग्मक। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी, बीजाणुजन उत्तक पीएमसी लघु बीजाणु चतुष्क परागकण लघु युग्मक। नेक्स्ट है, स्वपरागण को रोकने की योजनाएं हैं। स्वपरागण को रोकने की योजनाएं हैं। एक लिंगी स्व असंगतता, विकल्प ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा साथियों। विकल्प ए तथा बी दोनों, ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। स्वपरागण को रोकने के लिए योजनाएं हैं। एक लिंगी स्व असंगतता, विकल्प ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजपत्र के स्तर से ऊपरी भ्रूणी कक्ष का भाग है। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष का भाग है। बीजपत्रोपरिक, बीजपत्रोधारित, प्रांकुर, मूलांकुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजपत्रोपरिक जो है वह बीजपत्र के ऊपर से के स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष का भाग होता है। बीजपत्रोपरिक, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, परिभ्रूण है।
अवशेषी बीजांडकाय, अवशेषी भ्रूणपोष, फल का आवरण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवशेषी बीजांडकाय। जो परिभ्रूण है वह अवशेषी बीजांडकाय होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उस जायांग के भाग का नाम बताइए जो परागकण की असंगतता के लक्षण को दर्शाता है या निश्चित करता है। स्त्री केसर, अंडाशय, अंड, अंडक। तो जो जायांग के भाग का नाम बताने बोला गया है, परागकण की संगतता के लक्षण को दर्शाता है वह है फ्रेंड्स स्त्री केसर। जायांग जो है वो स्त्री केसर है जो संगतता के लक्षण, परागकण की संगतता के लक्षण को दर्शाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, स्व असंगत पादप में किस प्रकार का परागण होता है? स्वपरागण, परपरागण, जल परागण, वायु परागण। स्व असंगत पादप में परपरागण होता है। किस प्रकार का? तो परपरागण प्रकार का परागण उसमें होता है। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची में से पुष्पचक्र के लिए जो तकनीकी शब्द सही नहीं है वे बताइए। पुमंग, कार्पल, कोरोला, दलपुंज। 1 तथा 4, 3 तथा 4, 2 तथा 4, 1 तथा 2। जो पुष्पचक्र के लिए सही नहीं है, तकनीकी शब्द जो है पुष्पचक्र के लिए सही नहीं है, उसको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 4। मतलब जो कार्पल और दलपुंज है यह पुष्पचक्र में जो है वह तकनीकी शब्द जो है यह सही नहीं है। कार्पल और दलपुंज यह गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूणकोश बीजांड के लिए जैसे खालिस्तान परागकोश के लिए है। भ्रूणकोश बीजांड के लिए है जैसे खालिस्तान परागकोश के लिए है। पुंकेसर तंतु परागकण पुमंग। पुंकेसर तंतु परागकण पुमंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परागकण जो है परागकण जो है वह जैसे भ्रूणकोश के लिए बीजांड तो वैसे ही परागकण परागकोश के लिए होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री पादप में पुष्प होते हैं पर वह कभी फल व बीज पैदा नहीं करता। एक द्विबीजपत्री पादप में पुष्प होते हैं पर वह कभी फल व बीज पैदा नहीं करता। उपरोक्त स्थिति का कारण संभवतः है पादप एक लिंगाश्रयी और केवल स्त्री केसर पुष्प रखता है। पादप एक लिंगाश्रयी है व स्त्री केसरी व पुंकेसरी दोनों पुष्प रखता है। पादप द्विलिंगाश्रयी है। पादप एक लिंगाश्रयी है व केवल पुंकेसरी पुष्प रखता है। एक द्विबीजपत्री पादप में पुष्प होते हैं, वह कभी फल व बीज पैदा नहीं करते हैं। ना ही तो फल पैदा कर रहे हैं और ना ही बीज पैदा कर रहे हैं, तो वह क्या होंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पादप एक लिंगाश्रयी होगा, केवल पुंकेसरी पुष्प रखता है। स्त्री केसरी पुष्प होते तो फल बीज दोनों पैदा होते, केवल पुंकेसरी पुष्प रखता है, इसीलिए यहाँ पर बीज और फल नहीं बन रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पादप एक लिंगाश्रयी है, वह केवल पुंकेसरी पुष्प रखता है। डी हमारा
सही उत्तर होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है साथियों। तो बने रहे बेहतरीन कंटेंट और क्लास के साथ। क्लास के देखते रहिए फ्रेंड्स समाधान स्टडी परिवार की क्लासेस। अपनी तैयारी को जारी रखें, कंटिन्यू रखें और रोज़ाना क्लास देखिए। लाइव क्लासेस भी चैनल पर अवेलेबल होती हैं, तो आप वो भी देखिए। और भी क्लासेस रखी हुई है, तो आप सभी क्लासेस देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। और नोट डाउन तो करना ही है आपको, और साथ साथ आप उसका रिवीजन भी कीजिएगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप भूलते चले जाएंगे, और अगर भूल गए तो फिर आपको तो बनेगा ही नहीं है। इसीलिए रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।